हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हीट ऑफ कंबसन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और हीट ऑफ कंबसन अल्कीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द हीट्स ऑफ कंबसन ऑफ सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटेन्स is about 4.2 kilojule per mole, but the difference between those of cis and trans 4,4-dimethyl 2-pentenes is about 16 kilojoule per mole. Explain why these two values differ significantly. तो आपको दो मोलिक्यूल दिया हुआ और दोनों का सिस एंड ट्रांस फॉर्म दिया हुआ और दोनों का हीट ऑफ कंबसन का कंपैरिजन आपको करने कहा गया। तो पहला कर रहे हैं सिस टू ब्यूटीन। तो ए मोलिक्यूल ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, CH3 CH3, ये सिस टू ब्यूटीन हो गया जो पहला वाला आपको दिया हुआ। और इसी का आपको कंसिडर करना है ट्रांस टू ब्यूटीन, यानी CH3 इधर हो गया, CH3 इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर हो गया। तो ये आपका हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन। इस दोनों का जो हीट ऑफ कंबसन है उस दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इसको जलाइए तो कुछ हीट ऑफ कंबसन X मिलता है, इसको जलाइए तो कुछ हीट ऑफ कंबसन Y मिलता है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है X माइनस Y का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, वो है 4.2 किलोजूल पर मोल, यानी ये वैल्यू आपको दिया हुआ। इस दोनों का जो हीट ऑफ कंबसन का डिफरेंस है वो है 4.2 किलोजूल पर मोल। अब आपको एक दूसरा मोलिक्यूल भी दिया हुआ है, 4,4-डाइमिथाइल 2-पेंटेन्स। तो पहले इसको लिख लीजिए, कैसा लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5, 4,4-डाइमिथाइल 1 2 3 4 5। इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, कुछ ऐसा। 4,4-डाइमिथाइल 2-पेंटीन कंपाउंड कैसा है, 2-पेंटीन है, यहाँ पे लिखा है 2-पेंटीन, यानी दूसरा पे डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो इसका सिस एंड ट्रांसफॉर्म इस कंपाउंड का बनाइए। इस केस में भी सिस एंड ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है। ये CH3 को हमने लिख दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं और इधर जो है वो है CH3 CH3 और यहाँ पे एक और CH3, तीन CH3 लगा हुआ। ये हो गया आपका सिस वाला फॉर्म। और इसी कंपाउंड का आप ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ CH3 रख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन रख दीजिए और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया सेम कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो दिया हुआ 16 किलोजूल पर मोल, यानी इस केस में मान लीजिए कि इसको जलाया तो आया एनर्जी X डैश और इसको जलाया तो एनर्जी आया Y डैश, यानी X डैश और Y डैश का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वो दिया हुआ 16 किलोजूल पर मोल, यानी पहले वाले सिचुएशन से 4 गुना ज्यादा। पहले वाले केस में भी सिस ट्रांस का ही डिफरेंस है। अगर आप देखिए पहले वाले केस में भी सिस एंड ट्रांस का डिफरेंस है, वो है 4.2 किलोजूल और यहां भी सिस ट्रांस का ही डिफरेंस है, बट यहां पे 16 किलोजूल पर मोल। तो आपको ये डिफरेंस जो 4 गुना है इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करिएगा? अब देखिए, रीजन इसमें वांडरवाल फोर्सेस हो गए। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ और एक यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ। तो इस दोनों ग्रुप के बीच में कुछ वांडरवाल रिपल्सन है, बट जब ट्रांस में चला गया तो ये दोनों ग्रुप दूर दूर में चले गए। तो इस केस में वांडरवाल रिपल्सन कम हो गया। इसीलिए आप कहेंगे इस केस में ये मोलिक्यूल अनस्टेबल है, क्योंकि वांडरवाल रिपल्सन है, यानी इस केस का एनर्जी जो कंबसन से होगा ज़्यादा निकलेगा और इस केस में ट्रांस के केस में कम एनर्जी निकलेगा। यानी आप कहें
तो ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। आप इसको कह सकते हैं, सिस वाले को कह सकते हैं लेस स्टेबल। अब थोड़ा इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ और ये वाला ग्रुप है, तो इस दोनों के बीच में जो वान डेर वाल रिपल्सन होगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा, यानी काफी ज्यादा एनर्जी निकलेगा अगर इसको कंबसन कर, यानी बहुत ही अनस्टेबल है। मगर इसका ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो इस केस में CH3 और ये ग्रुप जो है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये काफी दूर हो गया, यानी वान डेर वाल रिपल्सन कम गया। इसीलिए इस दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, इसी कंपाउंड का सिस और इसी कंपाउंड के बीच में जो ट्रांस है, उसका जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ऊपर वाले में स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम है क्योंकि छोटा ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा, यहाँ पे बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा, इसीलिए इस केस में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इसीलिए हीट ऑफ कंबसन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट दोनों पेयर में, इसको मान लीजिए पेयर 1 कह देते हैं, ये पेयर 1 है, ये दोनों सिस एंड ट्रांस का पेयर 1 है और ये सिस और ट्रांस का पेयर 2 है। तो पेयर 1 में स्टेबिलिटी का डिफरेंस जो है उतना नहीं है जितना कि पेयर 2 में है। तो हम लोग कह सकते हैं इन पेयर 2 वान डेर वाल रिपल्सन क्या हो गया है, पेयर 2 में वान डेर वाल रिपल्सन बढ़ गया। वान डेर वाल्स हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वान डेर वाल्स रिपल्सन। तो ये जो वान डेर वाल रिपल्सन है वो बढ़ गया। वान डेर वाल रिपल्सन अगर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, घट गया। तो स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। स्टेबिलिटी तो घट जाएगा मगर स्टेबिलिटी का डिफरेंस, स्टेबिलिटी डिफरेंस जो है वो बढ़ गया। इसीलिए जो हीट ऑफ कंबसन में डिफरेंस है वो भी बढ़ गया, यानी हीट ऑफ कंबसन ये हीट ऑफ कंबसन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन हीट ऑफ कंबसन, वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि रीजन क्या है कि हीट ऑफ कंबसन बढ़ गया, वान डेर वाल रिपल्सन। अगर यहाँ पे देखिए तो बड़ा ग्रुप और ये थोड़ा सा छोटा है, बट इस दोनों के बीच में जो वान डेर वाल रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर वाले में सिस और ट्रांस के बीच में वान डेर वाल रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए सिस एंड ट्रांस का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो वान डेर वाल रिपल्सन के कारण आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो आपको क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द हीट्स ऑफ कंबसन ऑफ सिस एंड ट्रांस 2255 टेट्रामिथाइल 3 हेक्सेन्स इज अबाउट 40 किलोजूल पर मोल। एक्सप्लेन दिस वेरी लार्ज डिफरेंस। ये देखिए डिफरेंस तो पहले वाले से भी ज़्यादा है। पहले के केस में कितना का डिफरेंस था, अगर आपको याद हो तो पहले के डिफरेंस जो था 16 किलोजूल पर मोल के बराबर था और ये अभी 40 किलोजूल पर मोल के बराबर है। 40 किलोजूल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या रीज़न है डिफरेंस का। कंपाउंड क्या है, 2255 टेट्रामिथाइल 3 हेक्सेन्स। तो हेक्सीन बना लीजिए, 3 4 5 6 कार्बन का, और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यानी एक ऊपर भी लगा हुआ एक नीचे भी। 2255, सो ये हो गया दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो इस मॉलिक्यूल का दोनों मॉलिक्यूल आप बनाइए, सिस फॉर्म बनाइए और ट्रांस फॉर्म बनाइए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड में हाइड्रोजन है और एक साइड में इधर भी हाइड्रोजन है और बाकी ग्रुप आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिस फॉर्म जब आप बनाइएगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन CH3 CH3 CH3, कार्बन CH3 CH3 CH3, ये जो हो गया आपका सिस वाला फॉर्म हो गया। और इसी कंपाउंड का एक ट्रांसफॉर्म आप बना लीजिए। उसमें क्या करेंगे आप,
इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए, और इधर आप चाहें तो CH3 लिख दीजिए, यहाँ पे CH3 लिख दीजिए, एक CH3 और लिख दीजिए, और इस मॉलिक्यूल का इधर CH3 ऐड कर दीजिए, एक CH3 यहाँ लिख दीजिए और एक CH3 और लिख दीजिए। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो इस दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, हीट ऑफ कंबशन का डिफरेंस है, मान लीजिए इसको जलाए तो आपको x किलो जूल पर मोल मिला, और इसको जलाया तो आपको जो एनर्जी मिला y किलो जूल पर मोल मिला। तो डिफरेंस जो है x माइनस वाई वो दिया हुआ है 40 किलो जूल पर मोल। ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। रीज़न बहुत ऑब्वियस है, सेम रीज़न जो इसके पहले हमने कहा। सिस फॉर्म में देखिए बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप, काफ़ी बल्कि ग्रुप। बेसिकली इधर साइड में भी एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ। तो ये जो CH3 है, ये दोनों तो काफ़ी नज़दीक में आ गए। बेसिकली पूरा ही ग्रुप एक दूसरे को वांडरवाल से रिपल्सन कर रहा है, यानी काफ़ी नज़दीक आ गया, एक दूसरे को रिपेल कर रहा। अगर रिपल्सन बढ़ गया यानी इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्टेबिलिटी जो है इसका घट गया, यानी हीट ऑफ कंबशन इसका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी हीट ऑफ कंबशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया। अगर इसका ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो ये रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, कितना ज़्यादा रिलीज हो गया रिपल्सन। पहले काफ़ी स्ट्रेन में था, काफ़ी दिक्कत में था, बट जैसे ही इसका ट्रांसफॉर्म हुआ ये रिपल्सन रिलीज हो गया। रिपल्सन रिलीज हो गया तो जो एनर्जी, इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि वांडरवाल रिपल्सन अब है नहीं, कम है, या आप ऐसे कहें इसका स्टेबिलिटी जो है बढ़ गया। अगर इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो गया, घट गया। तो आप कह सकते हैं इस केस में स्टेबिलिटी बढ़ गया तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो घट गया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तो बढ़ रहा और दूसरा घट रहा, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। या हम लोग समराइज ऐसे करें कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हीट ऑफ कंबशन का जो डिफरेंस है वो 40 किलो जूल पर मोल का है। इसका रीज़न है दो बल्कि ग्रुप, एक इधर साइड के कार्बन से लगा होना और एक इधर साइड के कार्बन से लगा होना। ये दोनों बल्कि ग्रुप रिपल्सन करते हैं, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं, हीट ऑफ कंबशन इसका बढ़ता है। अगर ट्रांसफॉर्म में देखें तो इतना नहीं रिपल्सन है, इसलिए मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल हो जाता है और दोनों का जो हीट ऑफ कंबशन का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइसोमर्स शुड हैव लार्जर हीट ऑफ कंबशन, एक्सप्लेन वाई। आपको दो कंपाउंड दिया हुआ, बेसिकली दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ जितना कार्बन है, यानी आप चेन देखिए सेम ही चेन है, 6 मेंबर्ड का रिंग और इधर एक 4 मेंबर्ड का रिंग, 6 मेंबर्ड का रिंग और इधर एक 4 मेंबर्ड का रिंग, दोनों आइसोमेरिक अल्कीन्स दिया हुआ है आपको। आपका हीट ऑफ कंबशन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइसोमर शुड हैव लार्जर हीट ऑफ कंबशन, आपको ये बताना है कि किसका हीट ऑफ कंबशन जो होगा ज़्यादा होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों तो अल्कीन है, अंतर इतना ही है कि एक बार जो डबल बॉन्ड है 6 मेंबर्ड रिंग में है और एक बार जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो 4 मेंबर्ड रिंग में है। तो कौन अस्टेबल है, कौन कम अस्टेबल है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड 4 मेंबर्ड रिंग में है। अगर डबल बॉन्ड होता तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप कैसा होता, प्लेनर, और प्लेनर शेप होता है, यानी तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, वो जो एंगल होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। आपको याद होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, और ये एंगल जो है 120 डिग्री के बराबर है। यानी जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वहाँ पे एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, मगर ये ज्योमेट्री से देखिए तो ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब आपने इसको स्ट्रेन में रखा है।
90 डिग्री कर दिया है आपने, होना चाहिए था 120 डिग्री। मगर यहाँ पे देखिएगा तो स्ट्रेन कम है, 120 होना चाहिए था, बट यहाँ पे आप एंगल निकाल सकते हैं 6 मेंबर रिंग में 90 से तो ज़्यादा ही है। बेसिकली इस केस में ये एंगल 120 के बराबर ही हो जाएगा। तो आप बताइए किस केस में स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन कहाँ ज़्यादा है? दूसरा वाला मॉलिक्यूल में 90 डिग्री एंगल है, होना चाहिए था 120, यानी काफ़ी एंगल स्ट्रेन है। सो एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। अगर एंगल स्ट्रेन है इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल कैसा, स्टेबल है कि लेस स्टेबल है? ए मॉलिक्यूल जो है लेस स्टेबल है, और जो पहला वाला मॉलिक्यूल है आपका वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और इस केस में एंगल स्ट्रेन क्या है, कम है या ज़्यादा है? इस केस में एंगल स्ट्रेन जो है वो कम है, मोर स्टेबल है, एंगल स्ट्रेन कम है। बेसिकली आप चाहें तो दोनों केस में एंगल स्ट्रेन दिखा सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल 120 है। एग्जैक्टली तो 120 नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल एंगल तो आपको एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। तो इस केस में जो एंगल स्ट्रेन है 120 डिग्री होना चाहिए था और लगभग उतना ही है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं इसमें 0 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। इस केस में कितना 120 होना चाहिए था, 90 डिग्री है, यानी आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। तो काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, लेस स्टेबल है, यानी इसको जलाइएगा तो हीट ज़्यादा रिलीज होगा, यानी इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, लार्ज हीट ऑफ कंबशन, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। बेसिकली आप चाहें तो इस दोनों को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी इस दोनों का बना सकते हैं, क्योंकि जब जलाइएगा तो दोनों आइसोमेरिक है, तो जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 H2O, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि कार्बन बराबर है दोनों में। यानी CO2 का जितना नंबर पहले वाले से मिलेगा उतना ही मॉलिक्यूल दूसरे वाले से मिलेगा, सेम। H2O का जितना मॉलिक्यूल पहले वाले से मिलेगा उतना ही दूसरे वाले से मिलेगा। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइए तो बाई एक्सिस पे पहला वाला मॉलिक्यूल कहीं यहाँ आएगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल कहीं यहाँ आएगा, और हीट ऑफ कंबशन पहले वाले का A होगा और दूसरे वाले का हीट ऑफ कंबशन A होगा। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल कितना होगा वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। आप इस मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख लीजिए, HO2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। CO2 का मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, मान लीजिए X है और बाई H2O है। X Y का वैल्यू आप खुद से एक बार ट्राई करके निकालिए, आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन को बैलेंस करना है, X Y निकालना है। यानी आइसोमेरिकल कीन है, प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी को हम लोग सीधे हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि स्टेबिलिटी का अगर आइडिया है तो हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, उसी तरह का प्रॉब्लम है, रिंग स्ट्रेन से रिलेटेड ही। कहा जा रहा है ऑल्दो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, ये दिया हुआ आपको, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, is a tri-substituted alkene and methylene cyclopropane is a di-substituted alkene। ये दोनों अल्कीन आपको दिया हुआ है, एक वाला अल्कीन है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन एंड ए मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। कौन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, कौन डाई सब्स्टिट्यूटेड, कौन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, आप निकालना जानते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। इस केस में इधर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन पे 3 ग्रुप होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 ग्रुप यहाँ। तो एक कार्बन जो है 2 ग्रुप से जुड़ा है और एक इधर तीसरा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और जो ए वाला है इसमें 2 इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप इधर और एक अल्काइल ग्रुप इधर, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, यानी ये जो है कैसा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 2 अल्कीन है, एक ड्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है।
द हीट ऑफ कंबसन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन दूसरा वाला इज लार्जर अबाउट 42 किलो जूल पर मोल, एक्सप्लेन वाई। ये दूसरा मोलिक्यूल मान लीजिए और ये जो है पहला मोलिक्यूल है। तो दूसरे वाले का जो हीट ऑफ कंबसन है 42 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। ये जो है यानी दूसरे वाले का हीट ऑफ कंबसन जो है ज्यादा है पहले वाले से। कितना? 42 किलो जूल पर मोल, इतना ज्यादा है। तो कैसे एक्सप्लेन करिएगा? दूसरे वाले का हीट ऑफ कंबसन ज्यादा है, इसका मतलब ये मोलिक्यूल जो है अनस्टेबल है, तभी ना, और ये जो है स्टेबल है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला मोलिक्यूल जो आपको दिया हुआ है वो ऐसा मोलिक्यूल है, एक 3 मेंबर्ड का रिंग है और यहाँ पे CH2 है। और दूसरा वाला जो मोलिक्यूल है आपको रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड है। नाम पे मत जाइए, नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और बाहर में एक क्या ग्रुप लगा हुआ? बाहर में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ। तो जैसा कि हमने पहले कहा ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। आपको याद होगा कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, होना चाहिए था इसको ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, बट ऐसा है नहीं। ये क्या हो गया है? लेस स्टेबल। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। होना चाहिए था इसको ज़्यादा स्टेबल क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मगर ये कम स्टेबल है। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा? रीज़न बड़ा ऑब्वियस है, इसमें जो डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर है, यानी इस पे हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो रिंग के अंदर है तो एंगल में स्ट्रेन है, कितना का है? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। मगर होना कितना चाहिए था? 120 डिग्री, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एक कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कितना एंगल होना चाहिए था? 120 डिग्री। मगर ज्योमेट्री इसको अलाउ ही नहीं करता है कि 120 हो जाए। ए ट्रायंगल में 120 बना दीजिएगा तो क्या होगा? मतलब ही नहीं बनता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है इसमें काफ़ी एंगल स्ट्रेन है, यानी इस केस में एंगल स्ट्रेन है। अगर एंगल स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो गया। अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया तो उसका हीट ऑफ कंबसन क्या हो गया? हीट ऑफ कंबसन जो होगा उसका बढ़ जाएगा। ऑब्वियस बात है, इसका हीट ऑफ कंबसन जो है बढ़ जाएगा। इस केस में देखिए यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, यानी कोई भी एंगल स्ट्रेन नाम की चीज यहाँ पे नहीं है। इसलिए ए मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल है, एंगल स्ट्रेन ना के बराबर, यानी मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं ज़्यादा स्टेबल है। नो एंगल स्ट्रेन, नो एंगल स्ट्रेन। इसलिए इसका हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा? इसका हीट ऑफ कंबसन कम हो जाएगा। आप चाहें तो हीट ऑफ कंबसन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। दोनों आइसोमेरिक अल्कीन है, दोनों में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का है और एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। दोनों साइड में एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, यानी 10 हाइड्रोजन होना चाहिए था अल्केन होता तो। C4H10, 10 में से 4 घटा दीजिए क्योंकि 2 अनसैचुरेशन है, यानी C4H6। आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। दोनों ही कंपाउंड जो है आइसोमेरिक है, C4H6, यानी दोनों को जलाइएगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहे तो रिएक्शन लिख सकते हैं, C4H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O उसका प्रोडक्ट होगा, बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसका आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइएगा तो कैसा दिखेगा? आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइएगा, मान लीजिए इसको हम लोग 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा, दोनों में उतना ही CO2 मिलेगा और उतना ही H2O मिलेगा, क्योंकि आइसोमेरिक है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 1 ज़्यादा स्टेबल है, 2 कम स्टेबल है। तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, और आपका A हीट ऑफ कंबसन है
और ए इसका हीट ऑफ कंबसन है। तो ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है? दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो दूसरा वाला नहीं, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो पहला वाला कहीं यहाँ होगा और दूसरा वाला कहीं यहाँ होगा। तो ये हो गया मॉलिक्यूल का या हीट ऑफ कंबसन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। जनरली हम लोग इस तरह के डायग्राम बना करके कंपेयर करते हैं मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन। 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ आपको, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन्स। तीनों को हम लोग लिखते हैं, ब्यूटीन है सभी, 1 2 3 4। तीसरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और 1 पे डबल बॉन्ड है। पहला वाला ये हो गया। दूसरा कंपाउंड आपका है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4। दूसरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और 1 ब्यूटीन है। और तीसरा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4। दूसरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, दूसरा पे इन ग्रुप लगा हुआ। आपको इसी का कंपैरिजन करना है हीट ऑफ कंबसन। विच अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन। सबको आपको हीट ऑफ कंबसन के बारे में बताना है। तो ऐसा करते हैं, सबका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि आगे के स्टेप में इजी रहे। तो पहला वाला क्या है, CH C, इधर हो गया हाइड्रोजन और इधर हो गया CH3, इधर भी CH3। ये पहला कंपाउंड है आपका। दूसरा कंपाउंड हो गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया C और इधर में हो गया CH2 CH3 और यहाँ पे है CH3। तीसरा वाला जो कंपाउंड है वो है CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे CH3 है। यही 3 कंपाउंड आपको दिया हुआ। कैसे कंपेयर करिएगा हीट ऑफ कंबसन? आपको याद होगा एक हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे अल्कीन का स्टेबिलिटी। तो एक कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस केस में एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड पे, तो ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और इस केस में 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक ए वाला अल्काइल ग्रुप और ए वाला अल्काइल ग्रुप, यानी ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ए वाला आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये हो गया आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आप याद करिए कौन ज़्यादा स्टेबल होता था? जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी 3 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम कौन स्टेबल है? उससे कम 2 और उससे कम कौन है? 1। यानी इधर की तरफ में स्टेबिलिटी आपका बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कंबसन में क्या रिलेशन है? उल्टा है, जो स्टेबल है उसमें कम एनर्जी रिलीज होगा अगर उसको जलाइएगा तो, यानी हीट ऑफ कंबसन उसका कम है। यानी जो जितना स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबसन उतना ही कम है, यानी हीट ऑफ कंबसन इधर की तरफ बढ़ेगा। हीट ऑफ कंबसन ऐसे बढ़ेगा, हीट ऑफ कंबसन। तो हीट ऑफ कंबसन सबसे ज़्यादा किसका हो गया? हीट ऑफ कंबसन जो है सबसे ज़्यादा 1 का हो गया और सबसे कम किसका हो गया? 3 का। और बीच में किसका हो गया? 2 का। तो आप मोनो, डाई, ट्राई वगैरह को देख करके हीट ऑफ कंबसन को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन। कुछ आपको कंपाउंड दिया हुआ, सब आइसोमेरिक अल्कीन्स है। आपको बताना है किसका ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन होगा, किसका कम होगा, यही आपको करना है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन, इंक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन। तो किसका सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन होगा, यही आपको निकालना है। यानी आपको निकालना क्या है? हीट ऑफ कंबसन। कैसे निकालिएगा? जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका स्टेबिलिटी देखिए। एंड स्टेबिलिटी को देखने के लिए
आप उसका मोनोडाइट्राई सब्स्टिट्यूशन देखिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो अल्कीन है वो कैसा है, एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4। इसमें 4 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। दूसरा वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और तीसरा वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इधर 1 ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप और इधर तीसरा ग्रुप, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सब आइसोमेरिक है, सब में सेम कार्बन, सेम रिंग, एक डबल बॉन्ड सब केस में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 3 होगा क्योंकि ट्राई है, उसके बाद आपका 2 होगा। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर हो गया आपका। तो अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन इस डायरेक्शन में उल्टा, जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले भी कहें, हीट ऑफ कंबशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। यानी सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, यानी किस मॉलिक्यूल को जलाइएगा तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन मिलेगा आपको, 2 से सबसे ज्यादा हीट मिलेगा, 1 से सबसे कम मिलेगा और बीच में कहीं पे 3 होगा। यही हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर होगा। आप चाहे तो इसको रिएक्शन भी लिख करके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। एक हम रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत बार कहा कि आप रिएक्शन खुद लिखिए। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। तो 10 कार्बन है तो अल्केन क्या हो जाता, 22 हो जाता, 10 दूनी को 20 और 2 22। 2 रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो 2 रिंग और एक डबल बॉन्ड, सैचुरेशन फैक्टर 3, तो 3 × 2 6 माइनस करना पड़ेगा। यानी इस कंपाउंड में 16 हाइड्रोजन है, आप खुद से गिनिएगा तब भी उतना ही आएगा। तो इस रिएक्शन को आप लिखिए C10H16, O2 के साथ इसको रिएक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना बड़ा आसान है। यहाँ पे 6 कार्बन है, कार्बन नहीं 10 कार्बन है, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 16 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 20 ऑक्सीजन और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो 28 ऑक्सीजन, यानी 14 O2। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा वो क्या है, 10 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 8 मोल ऑफ H2O। बाई एक्सिस पे एनर्जी है। सबसे कम स्टेबल कौन है, स्टेबल सबसे ज़्यादा था 1, यानी 1 कहीं यहाँ होगा नीचे में, उसका एनर्जी सबसे कम, उसका एनर्जी कम, यानी हीट ऑफ कंबशन उससे कम। और जो सबसे कम स्टेबल है वो है 2, तो 2 सबसे ऊपर होगा कहीं यहाँ पे, इससे इतना एनर्जी रिलीज होगा। और 3 जो है कहीं बीच में यहाँ है, तो तीसरा आपका कहीं यहाँ पे। यही इस तीनों मॉलिक्यूल को जलाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग आइसोमेरिक अल्कीन दिया हुआ है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसका हीट ऑफ कंबशन। आगे के वीडियो में हम लोग अल्कीन के कुछ और पहलू को देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में इस चैनल को बताइए। एंड फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।